हेलो एवरीवन, मैं धीरेन्द्र बागड़ी, लेक्चरर कंप्यूटर साइंस, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज झालावाड़। आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। वीडियो सीरीज़ के इस क्रम में हम ऑपरेटिंग सिस्टम प्रिंसिपल विषय अध्ययन कर रहे हैं और आज के इस सेशन में हम अपने पूर्व के सेशंस को आगे बढ़ाते हुए हम प्रारंभ करेंगे प्रोटेक्शंस एंड सिक्योरिटी। उससे पहले हम स्टडी करेंगे कि ये सब हमने पुराने पिछले 17 सेशंस में देख लिया है। तो अब हम स्टडी करते हैं कि किस तरीके से जो डेटा होता है मेमोरी में उसका माइग्रेशन होता है। देखिए, माइग्रेशन का क्या मतलब होता है। माइग्रेशन का, जैसे आप माइग्रेशन वर्ड आपने सुना हो, जब आप एक यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी या एक कॉलेज या एक स्कूल से दूसरे कॉलेज में जाते हैं तो आपको अपने आप को माइग्रेट करना पड़ता है, ठीक है। तो इसी तरीके से डेटा का भी माइग्रेशन होता है। माइग्रेशन ऑफ अ डेटा ए फ्रॉम डिस्क टू रजिस्टर्स। तो ये डिस्क क्या है? ये डिस्क है आपका हार्ड डिस्क, फिर है आपका मेन मेमोरी। और देखिए, ये हायरार्की हम पिछले सेशन में देख चुके हैं कि किस तरीके से हायरार्कीज होती है, किस तरीके से किस मेमोरी स्टोरेज में एक्सेस जो होता है वो फास्ट होता है, ठीक है। तो हार्ड डिस्क जो है आपका सेकेंडरी मेमोरी है और ये काफ़ी डिस्टेंस पे होता है सीपीयू से। सीपीयू डायरेक्टली हार्ड डिस्क पे अपना एग्जीक्यूशन नहीं स्टार्ट कर सकता है, ठीक है। सीपीयू कहाँ काम करता है? सीपीयू काम करता है मेन मेमोरी, कैश या हार्डवेयर रजिस्टर्स में, ठीक है। देखिए, तो बेसिकली क्या होता है, मल्टीटास्किंग एनवायरनमेंट में हमें जो भी अपना डेटा होता है वो हार्ड डिस्क से कहाँ पहुँचाना होता है? रजिस्टर्स में। तो इसके लिए जो मूवमेंट होता है वो डेटा का सबसे पहले हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी में, फिर मेन मेमोरी से कैश में और कैश से फिर हार्डवेयर रजिस्टर में, ठीक है। अब देखिए, हार्ड डिस्क की क्षमता जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, इसकी कैपेसिटी जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है और इसकी इससे कम होती है, ठीक है। तो कैपेसिटी का जो क्रम अगर अपन देखें वो इस तरीके से होगा, दाएं से बाएं की ओर कैपेसिटी बढ़ती जाती है। और एक्सेस टाइम की अगर अपन बात करें, मतलब किसी डेटा को फेच करके उस पर एग्जीक्यूशन परफॉर्म करना है, तो एक्सेस टाइम जो है एक्सेस टाइम कम होता चला जाता है। तो एक्सेस टाइम की अगर अपन बात करें तो एक्सेस टाइम आपका दाएं से बाएं की ओर जाने पर घटता है, ठीक है। दाएं से बाएं ओर जाने पर, दाएं से बाएं जाने पर एक्सेस टाइम घटता है, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि हार्ड डिस्क से डेटा को उठाकर उस पर एग्जीक्यूशन करना, उस पर प्रोसेसिंग करना वो ज़्यादा टाइम लेता है, ठीक है। पहले डेटा को उठाया जाए, ठीक है। मेन मेमोरी में वही चीज़ कम समय लेती है, कैश में और कम समय लेती है और हार्डवेयर रजिस्टर में जो डेटा रखा होता है वो डायरेक्टली अवेलेबल होता है और सीपीयू उस पर अपना प्रोसेसिंग परफॉर्म कर पाता है, ठीक है। मल्टीटास्किंग एनवायरनमेंट मस्ट बी केयरफुल टू यूज मोस्ट रिसेंट वैल्यू नो मैटर वेयर इट इज स्टोर्ड इन द स्टोरेज हायरार्की। देखिए, ये बहुत इंटेलिजेंट वे होता है कि कोई चीज़ रिसेंटली यूज़ हुई है तो उसकी जो दोबारा से यूज़ करने की प्रोबेबिलिटी है वो ज़्यादा होती है, ठीक है। अगर आपने कोई डेटा हार्ड डिस्क से उठाकर उसको माइग्रेट किया मेन मेमोरी में, फिर कैश में, फिर हार्डवेयर रजिस्टर में, तो काफ़ी टाइम लगा। और फिर से अगर उसी डेटा को यूज़ करने की बात होती है तो ये प्रक्रिया अगर हम फिर से दोहराएंगे तो ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या किया जाता है कि जो रिसेंटली यूज्ड वैल्यू होती है डेटा की उसको स्टोर करके रख लिया जाता है, ठीक है। मल्टी प्रोसेसर एनवायरनमेंट मस्ट प्रोवाइड कैश कोहेरेंसी इन हार्डवेयर सच दैट ऑल सीपीयूज हैव द मोस्ट रिसेंट वैल्यू इन देयर कैश। तो ये जो कैश का कॉन्सेप्ट होता है ये होता ही इसलिए है। देखिए, मेन मेमोरी कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने से पहले वो कहाँ लोड होता है? वो मेन मेमोरी में लोड होता है, ठीक है।
और हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी में माइग्रेट करना बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है, ठीक है। और आप समझिए मेन मेमोरी की भी साइज़ आजकल काफ़ी बड़ी आती है, ठीक है। वहाँ से भी उसमें अगर मान लीजिए वो प्रोग्राम या वो पीस ऑफ जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो मेन मेमोरी में लोड हो रखे हैं, तो फिर से उसको सर्च करने में टाइम जाता है। तो एडवांटेज इसका किस तरीके से उठाया जाता है कि अगर कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो चुका है तो उसकी डिटेल्स कैश में स्टोर कर ली जाए, ताकि आपका एक्सेस टाइम और एग्जीक्यूशन टाइम बचा लिया जाए, ठीक है। क्योंकि एग्जीक्यूशन टाइम किस तरीके से आप बचा सकते हो, एग्जीक्यूशन टाइम आप बचा सकते हो क्योंकि जो मेन मेमोरी में लोडेड प्रोग्राम या प्रोसेस है, जब उसको उस पर एग्जीक्यूशन किया जाता है, उस पर प्रोसेसिंग करके उसका रिजल्ट होता है, तो उसको कहाँ स्टोर कर दिया जाता है, कैश में। तो यहाँ पे आपने एक तो टाइम बचा लिया कि फिर से उसको एक्सेस करने का, फिर से उसको खोज के निकालने का और प्रोसेस करने का आपने टाइम सीधा बचा लिया, उसका जो रिजल्ट है आपने कैश में रख दिया। तो कैश और ये हार्डवेयर रजिस्टर्स होते हैं, ये आपका प्रोसेसिंग और टाइम सेव करते हैं, ठीक है। बट कैश और हार्डवेयर रजिस्टर की साइज़ ज़्यादा बड़ी नहीं हो सकती है, क्योंकि ज़्यादा बड़ी अगर आपने साइज़ की तो ये बिल्कुल ठीक मेन मेमोरी की तरह होने लग जाएंगे, ठीक है। फिर से जो डेटा वैल्यूज़ उसको सर्च करना पड़ेगा, तो सर्चिंग बहुत टाइम लेगा, ठीक है। तो इस तरीके से कैश की साइज़ कम होती है और हार्डवेयर रजिस्टर्स की साइज़ और कम होती चली जाती है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट सिचुएशन इवन मोर कॉम्प्लेक्स, सेवरल कॉपीज ऑफ डेटा हम कैन एग्जिस्ट, वेरियस सॉल्यूशन। अब हम आने वाले जो चैप्टर्स होंगे उसमें अपन देखेंगे कि, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट की अगर जब हम बात करेंगे किस तरीके से इनकी सेवरल कॉपीज़ को स्टोर करके रखा जाता है, ठीक है। Input output subsystem. One purpose of operating system is to hide peculiarities of hardware devices from the user. देखिए, जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये बहुत इंटेलिजेंट है, ये किसी भी तरीके से यूज़र को परेशानी नहीं आने देना चाहता, और ये भी ध्यान रखता है कि जो हार्डवेयर की जो भी कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं या हार्डवेयर की जो सेंसिटिव चीज़ें हैं वो यूज़र अनअवेयर ही रहे, क्योंकि काफ़ी कॉम्प्लेक्स हार्डवेयर होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत इंटेलिजेंट है, यूज़र को जो चाहिए होता है हार्डवेयर से वो काम हार्डवेयर से निकलवा के यूज़र को प्रदान करता है। इनपुट आउटपुट सब सिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर मेमोरी मैनेजमेंट ऑफ IO including buffering, storing data temporarily while it is being transferred, caching, storing parts of data in faster storage for performance, is pulling the overlapping of output of one job with input of other jobs, ठीक है। देखिए, ये मेमोरी मैनेजमेंट जो इनपुट डिवाइसेस होते हैं, ठीक है, जब डेटा को इनपुट आउटपुट सब सिस्टम बेसिकली क्या करता है, जब मेमोरी मैनेजमेंट का काम इस तरीके से करता है कि जब डेटा को टेम्पररी स्टोर किया जा रहा होता है तो वो बफरिंग का काम करता है, ठीक है। बफरिंग का मतलब ये बताता है कि ये कुछ समय के लिए अवेलेबल है, तो उस समय में कोई दूसरा प्रोसेस लोड किया जा सकता है और CPU उस पर अपना काम कर सकता है। कैशिंग का क्या मतलब करता है, कैश, जैसे मैंने बताया मेमोरी मैनेजमेंट, इससे पहले मैंने आपको बताया कि कैश कितना इम्पोर्टेंट है, कि कैश में रखा हुआ जो डेटा वैल्यू है वो एक्चुअल में आपका टाइम सेव करता है, एक्सेस टाइम सेव करता है और एग्जीक्यूशन टाइम सेव करता है। जिस चीज़ के को आपने एग्जीक्यूट करवाना होता है तो उससे पहले उसको एक्सेस करना पड़ता है, वहाँ तक पहुँचना होता है और उस पर फिर प्रोसेसिंग करनी होती है। बट कैश में इस तरीके की डेटा वैल्यूज़ रखी हुई होती हैं जो डायरेक्ट पहले से एक्सेस की हुई होती है और उन पर एग्जीक्यूशन भी किया हुआ होता है। तो ये भी काम की जिम्मेदारी कौन लेता है, आपका इनपुट आउटपुट सब सिस्टम, ठीक है। जनरल डिवाइस ड्राइवर इंटरफेस, और ये जो बेसिक इनपुट आउटपुट सब सिस्टम बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके डिवाइस ड्राइवर के बीच में इंटरफेस का काम करने में, ठीक है। ड्राइवर्स फॉर स्पेसिफिक हार्डवेयर डिवाइसेस, तो स्पेसिफिक हार्डवेयर जैसे आप मान लीजिए आपके कंप्यूटर में ग्राफिक्स कार्ड लगा हुआ है तो इसका एक ड्राइवर इंस्टॉल होगा, वो इंटरफेस का काम करेगा।
ठीक है। अब ग्राफिक्स ड्राइवर कार्ड लगने से क्या होता है, एक तो पैरेलल प्रोसेसिंग का आप एडवांटेज ले सकते हो, ठीक है, आपका विजिबिलिटी बहुत अच्छा हो सकता है। तो ये ड्राइवर हार्डवेयर होने के साथ उसका ड्राइवर जो होता है वो अंडरस्टैंड करवाता है ऑपरेटिंग सिस्टम को कि ये ड्राइवर भी अवेलेबल है और उसको मेरे थ्रू यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। अब अपन प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी की बात करें। प्रोटेक्शन एनी मैकेनिज्म फॉर कंट्रोलिंग एक्सेस ऑफ प्रोसेसेस और यूजेस टू रिसोर्सेज डिफाइंड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए, ये जो प्रोटेक्शन का काम होता है, प्रोटेक्शन का क्या मतलब होता है, सुरक्षा। अब ऑपरेटिंग सिस्टम में सिर्फ एक ही यूज़र नहीं, मतलब मान लीजिए ऑपरेटिंग सिस्टम में एक यूज़र भी है, वन यूज़र भी है, तो ये एक ही प्रोग्राम पे काम करते हुए बहुत सारे सब प्रोग्राम्स में काम करता है। खैर, ये बात का अंदाज़ा यूज़र नहीं लगा सकता कि मेरे इस प्रोग्राम के लिए कितने सब प्रोग्राम्स रन कर रहे होते हैं बैकग्राउंड में, ठीक है। तो जैसे हमने बताया था, हर प्रोग्राम क्या है, प्रोसेस होता है। प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट हो रहा होता है, जब सीपीयू उस पर काम कर रहा होता है, तो उसको अपन बोलते हैं प्रोसेस, ठीक है। प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन इज नोन एज प्रोसेस, ठीक है। अब ये देखना होता है कि जब एक प्रोग्राम रन कर रहा होता है तो जो रिसोर्सेज अलोकेट किए हैं, रिसोर्सेज की अगर अपन चर्चा करें तो बेसिक रिसोर्सेज क्या होते हैं, आपका मेमोरी, ठीक है, आपके हार्डवेयर हो गए, पर्टिकुलर हार्डवेयर हो गए, ठीक है। तो ये जो जब एक प्रोग्राम को रिसोर्सेस अलोकेट कर दिए जाते हैं, या यूँ कहिए एक प्रोसेस को जब रिसोर्सेस अलोकेट किए जा चुके हैं, तो उस प्रोसेस की सुरक्षा की जिम्मेदारी ऑपरेटिंग सिस्टम लेता है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है, जब प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही होती है उन रिसोर्सेज के साथ, तो कोई दूसरा प्रोसेस आके उसको डिस्टर्ब ना करे या उन रिसोर्सेज पे अपना हक ना जमा पाए, तो इस सब की जिम्मेदारी ऑपरेटिंग सिस्टम लेता है। तो उसके पास एक पूर्ण गठित प्रक्रिया होती है कि किस तरीके से किस प्रोसेस को कितना रिसोर्सेस कितने समय के लिए अलोकेट किया जाना है, कितना सीपीयू अलोकेट किया जाना है, मेमोरी में कहाँ उसको अलोकेट किया जाना है, इसकी एक पूर्ण एक रूपरेखा ऑपरेटिंग सिस्टम पहले से तैयार करके रखता है, ठीक है। सिक्योरिटी की जब अपन बात करें, डिफेंस ऑफ सिस्टम अगेंस्ट इंटरनल एंड एक्सटर्नल अटैक्स, ठीक है। देखिए, बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो दे वर्क लाइक अ वायरस, है ना, जो एक्चुअल में जो जेन्युइन प्रोग्राम्स होते हैं उनको हाईजेक करके दे वांट टू मेक श्योर द मिसलेनियस प्रोग्राम कैन स्टार्ट डूइंग देयर बैड टास्क। तो उसमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का काम या जिम्मेदारी भी ऑपरेटिंग सिस्टम देता है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम ये फाइंड आउट करता है कि कौन सा जो प्रोग्राम है वो यूज़र का प्रोग्राम नहीं है या ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड में रन कर रहा है, तो उससे भी आपको प्रोटेक्शन देता है, ठीक है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। सिस्टम जनरली डिस्टिंग्विशेस अमंग यूजर्स टू डिटरमिन हु कैन डू व्हाट, ठीक है। तो देखिए, अभी हम बात कर रहे हैं कि स्टैंड अलोन सिस्टम की, और जनरली आज का जो रियल टाइम सिचुएशन चल रहा है, यहाँ पे स्टैंड अलोन सिस्टम ना होकर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम है। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का कॉन्सेप्ट क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या मतलब है कि रिसोर्सेज आर डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, प्रोसेसर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड, मेमोरी इज डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब एक जगह ना होके अलग अलग जगह पे रिसोर्सेज आपके रखे हुए हैं। यूज़र एक जगह पे ना होके ये आपके रिसोर्सेज R1 है या R2 है और ये R3 है, ठीक है। तो यहाँ भी ये यूज़र 1 है, ये यूज़र 2 है और यूज़र 3 है, ठीक है। अब रिसोर्सेज की जब भी मैं बात करूँगा आपके प्रोसेसर की, आपके मेमोरी की, और भी अदर सपोर्टिंग हार्डवेयर टू हो सकते हैं, ठीक है। तो जब यूज़र यहाँ 1 जो है वो रिसोर्सेज 1 के साथ में है और उसका रिक्वायरमेंट अगर R2 और R3 का होता है, तो वो इसके साथ में कम्युनिकेट कर सकता है, बाय डायरेक्शनल वे में कम्युनिकेशन पॉसिबल है, ठीक है, या इस तरीके से भी कम्युनिकेशन हो सकता है। तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब है कि
आप एक जगह बैठे हुए हो और आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, बट डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम ने इस तरीके का आपको एनवायरनमेंट या इस तरीके की फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी है कि जिससे आप दूसरे यूज़र के पास रखे हुए रिसोर्सेज को भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और जब बात आती है एक, दो या तीन से ज़्यादा यूज़र्स की, तब वहाँ पे पर्टिकुलर आइडेंटिटीज उनको दिया जाता है कि ये यूज़र 1 है, अगर इसके पास लाइसेंस है R2 और R3 को यूज़ करने का, तो इसको यूज़ करने की परमिशन दी जाएगी, ठीक है। तो कैटेगराइज कर दिया जाता है बेस्ड ऑन देयर आइडेंटिटीज़, ठीक है। इंक्लूड इनका नाम डाल दिया जाता है, एसोसिएटेड नंबर डाल दिया जाता है, तो ये सारी सेटिंग की जाती है, ठीक है। यूज़र आईडी देन एसोसिएटेड विद ऑल फाइल्स प्रोसेसेस ऑफ दैट यूजर्स टू डिटरमिन एक्सेस कंट्रोल, ठीक है। अब जिस यूज़र को जो यूज़र आईडी प्रदान की जाती है, ठीक है, वो किस प्रकार की सर्विसेज लेता है और वो किस तरीके का पेमेंट करता है या उसके किस तरीके से डील हुई है वेंडर के साथ, ठीक है, जो उसको सुविधा प्रोवाइड करता है, उस हिसाब से उस यूज़र को एक्सेस कंट्रोल दिया जाता है कि भाई R2 तो रिसोर्स तुम यूज़ करना चाहते हो, तो R2s में कुछ लिमिटेड रिसोर्सेज, सी R2 क्या है, चंक ऑफ रिसोर्सेज हो सकता है, कलेक्शन ऑफ चंक ऑफ रिसोर्सेज, यहाँ पे सब रिसोर्सेज हो सकते हैं। तो यूज़र 1 ने अगर कुछ, जैसे मान लीजिए R2 डैश और R2 2 डैश और R2 3, तो ये 3 रिसोर्सेज हैं, इसमें सब रिसोर्सेज मिला के R2 रिसोर्स बनता है। लेकिन U ने इस तरीके का यूज़र है जिसने सर्विसेज ली है सिर्फ R2 डैश R2 1 को यूज़ करने की, तो इसको इस तरीके की आईडी और इसकी सर्विस के हिसाब से इसको एक्सेस कंट्रोल दिया जाएगा कि ये सिर्फ R2 1 रिसोर्स को ही यूटिलाइज कर पाएगा, R2 2 और R2 3 को ये यूटिलाइज नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट हमें क्लियर है। ग्रुप आइडेंटिफायर्स अलाउ सेट ऑफ यूजर्स टू बी डिफाइंड एंड कंट्रोल मैनेज्ड एंड देन आल्सो एसोसिएटेड विद ईच प्रोसेस और फाइल। देखिए, हर जो यूज़र्स होते हैं तो उनका पर्टिकुलर, अगर एक पर्टिकुलर टाइप के यूज़र्स हैं तो उनका एक ग्रुप बना दिया जाता है और उसको एक आईडी प्रोवाइड कर दी जाती है जिसे ग्रुप आइडेंटिफायर हम कहेंगे, ठीक है। ये उन यूज़र्स को परमिशन देता है, उनको कंट्रोल प्रदान करता है कि ये अपनी जो प्रोग्राम है जिससे उत्पन्न हुई प्रोसेसेस हैं उसके साथ में किस तरीके का इंटरेक्शन करवा सकते हैं, ठीक है। ये आपका होगा प्रिविलेज एस्केलेशन अलाउज यूजर्स टू चेंज टू इफेक्टिव आईडी विद मोर राइट्स। तो ये यहाँ पे प्रिविलेज एस्केलेशन का मतलब हो गया आपका जो प्रिविलेज है उसको बढ़ा दिया गया है, ठीक है। अगर आपके पास सिर्फ लिमिटेशंस थी कुछ रिसोर्सेज को एक्सेस करने की, यूज़ करने की, तो अगर आपको प्रिविलेज दिया जाए कि आप इनको भी यूज़ कर सकते हो, सो ये प्रिविलेज एस्केलेशन कहलाता है, ठीक है। हेलो एवरीवन, मैं धीरेन्द्र बागड़ी, लेक्चरर कंप्यूटर साइंस, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज झालावाड़, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। वीडियो सीरीज़ के इस क्रम में हम ऑपरेटिंग सिस्टम प्रिंसिपल विषय अध्ययन कर रहे हैं और आज के इस सेशन में हम अपने पूर्व के सेशंस को आगे बढ़ाते हुए